गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लीगल में। आपके साथ आपके वकील मित्र नसीम अख्तर, झारखंड हाई कोर्ट राज्य। आइए हम लोग टैक्स की चर्चा में कल की वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशंस किए थे। आज भी हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करेंगे, स्पेशली टैक्स प्लानिंग के ऊपर। अब जानते हैं कि आपकी इनकम बहुत ज़्यादा हो रहा है और आपको जो है 12 लाख से ज़्यादा इनकम है और 30% के रेट पे आपको टैक्स लग रहा है, तो जाहिर सी बात है किसी भी आदमी को अगर टैक्स देना पड़ रहा है तो उसको तक लगता है कि हमने इतना इनकम किया और इतने भी टैक्स में चला गया। लेकिन अगर आप सही ढंग से प्लानिंग करते हैं तो डेफिनेटली आपका टैक्स लायबिलिटी बहुत मिनिमाइज हो जाएगा, कम हो जाएगा। और बीइंग ए सिटीजन, कॉन्शियस सिटीजन, कुछ तो टैक्स गवर्नमेंट को पेड करना ही चाहिए। अगर और हम टैक्स पेड नहीं करेंगे तो फिर हमारे सरकार कैसे चलेंगे, हमारे देश कैसे चलेंगे, हमारे डेवलपमेंट का काम कैसे होगा। तो टैक्स तो पेड करना है। अब हम लोग कल जैसे डिस्कस किए थे कि इंडिविजुअल एसईसी के क्षेत्र में इंडिविजुअल एसईसी के को स्पेशली टैक्स क्या देना पड़ेगा। तो जैसे आपको इनकम अगर 4 लाख है तो उसका टैक्स रेट, स्लैब रेट जिसको हम कहते हैं, 0 है। अगर 4 लाख से 8 लाख के अंदर है तो 5%, 8 से 12 लाख के 10%, 12 से 16 के 15%, 8 16 से 20 लाख 20%, 20 से 24 लाख 25%, एबव 24 लाख 30%। तो अगर आपका 12 लाख तक का इनकम है तो कल हम जैसे कहे थे कि 5% और 10% का रेट से अगर आप टैक्स कैलकुलेशन करेंगे तो इसका टैक्स लायबिलिटी खड़ा होगा 60,000 और 60,000 आपको रिबेट मिल जाता है और इस तरह जो है आपका नेट लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी 0 हो जाता है। इतना हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर हमारा इनकम 12 लाख से ज्यादा है तो ऐसे सिचुएशंस में हमको क्या और कोई डिडक्शंस मिल सकता है। अगर स्पेशली कोई डिडक्शन है तो डेफिनेटली वो डिडक्शन से घटा करके 12 लाख से नीचे आ जाएगा और जैसे 12 लाख के नीचे आएगा आपका इनकम नील हो जाएगा, टैक्स नील हो जाएगा, टैक्स लायबिलिटी। तो फ्रेंड, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन का प्रोसीड्योर को समझ लेते हैं कि एक्चुअली किसी व्यक्ति का इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और फिर उसके ऊपर टैक्स कैसे लगता है। तो फॉर द एग्जांपल, आप एक ऐसा व्यक्ति हैं कि आपको कई सोर्स, इनकम के सोर्स से आपको इनकम होता है। फॉर द एग्जांपल, आप सैलराइड एम्प्लॉय हैं तो सैलरी से आपको इनकम होगा। आपका 2 4 5 मकान है जिसको भाड़े में रखे हैं तो डेफिनेटली आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम, किस सोर्स से आपको इनकम आ रहा है। तो पहला हो गया सैलरी से, दूसरा हो गया हाउस प्रॉपर्टी से। आप बिजनेस भी करते हैं तो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस और प्रोफेशन को एक साथ रखा गया। आप मान लीजिए कोई आर्किटेक्चर है तो आपको प्रोफेशन से इनकम होता है। आप एडवोकेट है तो प्रोफेशन से इनकम होता है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रैक्टिस करते हैं, प्रोफेशन से इनकम होता है। लेकिन आप कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो दीज आर द बिजनेस। तो बिजनेस एंड प्रोफेशन एक सोर्स हो गया, 3 हो गया। चौथा क्या है कि आपको कोई प्रॉपर्टी जो है आपके हैं और आपको बेच रहे हैं, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कैपिटल गेन, आपकी जो कैपिटल है उसको आप बेच के आप मुनाफा कमा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द कैपिटल गेन। ये कैपिटल गेन के 2 पार्ट हो सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म, दूसरा शॉर्ट टर्म। अगर आप मान लीजिए आप शेयर में ट्रेडिंग करते हैं, शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट आज खरीदे और 12 महीने के अंदर ही आपने बेच दिया, आपको फायदा हुआ, जो प्रॉफिट हुआ, तो ये गेन हुआ। इस गेन को हम लोग कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन।
लेकिन आप 12 महीने से ज्यादा आप रख रहे हैं, आप 36 मंथ्स रख रहे हैं और उससे ज्यादा रख रहे हैं, उसके बाद आप उसको सेल आउट कर रहे हैं, उससे जो फायदा होगा उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आपको आपके रेंटेड प्रॉपर्टी है, आपकी प्रॉपर्टी है, आप उस प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं, या आपका लैंड है, आप शहर में लैंड है, उसको आप बेच रहे हैं, उस पे जो आपको प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट को जो है हम लोग कैपिटल गेन कहेंगे। अब उसमें भी आपको क्या कहते हैं डिडक्शंस मिलेगा, वो बाद की बात हम लोग करेंगे न्यू रिजिम में क्या क्या डिडक्शंस है। लेकिन अगर एग्रीकल्चर लैंड है, आप एग्रीकल्चर लैंड बेचे हैं, तो फिर जो है आपको उसमें जो है कैपिटल गेन नहीं लगेगा, किस सिचुएशंस में लगेगा, ये सारी चीज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपका कैपिटल गेन हो रहा है तो आप फिर किसी दूसरा प्रॉपर्टी खरीद के आप उस कैपिटल गेन टैक्स को कैसे बचा सकते हैं, उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सिंपल कहने का मतलब ये है कि हमारे जो 12 लाख से ज्यादा भी अगर इनकम होता है, हाँ, लेकिन हम लोग क्या कहना चाह रहे थे कि एक ऐसे आदमी जिसके एक से अधिक सोर्स से इनकम है, तो किसी का सैलरी से इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, बिजनेस से इनकम है, वो शेयर मार्केट में बिजनेस करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। इसके अलावा अदर भी और इनकम है, जैसे अदर इनकम, अदर दैट इज कॉल्ड द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए आप हॉर्स रेस कर रहे हैं, आप जो है ऑनलाइन गेमिंग कर रहे हैं, आप जो है क्या करते हैं कार रेसिंग कर रहे हैं, तो दीज आर कॉल्ड द, आपको लॉटरी से इनकम मिल गया, तो दीज आर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस जो है, इसके ऊपर जो है आपको स्पेशल टैक्स रेट रखता है। ये 12 लाख का जो लिमिट है स्पेशल रेट में नहीं, आपको अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाता है शेयर मार्केट में, तो उसकी जो भी रेटेड है 15% रेट है, तो आपको 15% से टैक्स देना होगा, उसमें वो सम्मिलित नहीं। इसमें हम लोग एक अलग चर्चा करेंगे। अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि टोटल इनकम कैसे होता है, तो एक आदमी जिसका इनकम फ्रॉम सैलरी भी है, हाउस प्रॉपर्टी भी है, बिजनेस है और कैपिटल गेन है, सबको जब आप जोड़ दिए, जोड़ने के बाद जो है टोटल आया, तो टोटल इसको हम लोग कहेंगे टोटल इनकम। तो टोटल इनकम होने के बाद मान लीजिए टोटल इनकम आपको 22 लाख रुपए खड़ा हो, 22 लाख खड़ा होने के बाद तो अब आप जानते हैं कि 12 लाख तक तो नील है, 12 लाख के ऊपर आपका 30%, तो 22 माइनस 12 10 लाख के ऊपर 30% लग जाएगा आपको टैक्स, और उतना टैक्स आपको देना पड़ेगा। लेकिन फिर अगर आप सही प्लानिंग करेंगे तो प्लानिंग के तहत जो डिडक्शन है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000, एडॉप्ट डिडक्शन 30% ऑन द रेंट, फैमिली पेंशंस 25,000 और 1/3, इंटरेस्ट ऑन होम लोन, रेंटेड प्रॉपर्टी, अगर आपके होम लोन है, जो आप 5 घर है 4 घर है जिसको आप रेंट दे रखे हैं, लेकिन ये जो घर आप लिए हैं किसी बैंक से पैसा लेके, किसी से उधार लेके, और जिसका आप इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं, तो वो इंटरेस्ट जितना अमाउंट इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं, वो इंटरेस्ट अमाउंट भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। मान लीजिए आप साल में 3 लाख रुपए इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं, तो 3 लाख रुपए आपको घट जाएगा टोटल इनकम से। लेकिन अगर आप अपने सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, माने ऐसा घर जो आप लोन में लिए हैं, फिनांस में लिए हैं और जिसका इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं, लेकिन वो घर आप अपने लिए रखे हैं, तो फिर वो इंटरेस्ट आपको डिडक्शंस नहीं मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन होम लोन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशंस टू एनपीएस, एनपीएस जो में अगर आप जो है एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशंस है, ये क्या है 14% बेसिक प्लस डी। इसके अलावा जो है आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस, इसका कोई आप सरकारी काम में है, आप एम्प्लॉय हैं, ट्रैवलिंग करते हैं किसी काम में जाने के लिए, आप यहाँ है मुंबई, आपको जाना है, रांची से मुंबई जाना है, आपको फ्लाइट का अप डाउन टिकट है, रहना है, होटल में खर्चा है, तो ये जो दैट इज ट्रैवलिंग टू वर्क, वर्क के लिए, काम के लिए जो ट्रैवल करते हैं, इसके लिए आपको 1.5 लाख रुपया खर्चा होगी, तो ये 1.5 लाख रुपया भी आपको डिडक्शन मिलता है। डिपॉजिट इन अग्निवीर, तो डिपॉजिट अग्निवीर की जो स्कीम है उसमें अगर आप डिपॉजिट कर रहे हैं
तो वो भी डिडक्शन मिलेगा। आपका बिजनेस है तो बिजनेस में डिप्रिसिएशन का डिडक्शन मिलेगा। एनी अलाउंस फॉर द ट्रैवलिंग फॉर द एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के लिए आप अगर कोई ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके लिए भी जो खर्चा है वो डिडक्शन मिल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग, पोस्ट ऑफिस सेविंग आपके पोस्ट ऑफिस में जमा करके रखें तो 3,500 रुपया तक आपको जो है डिडक्शन मिलेगा। अब आपके सवाल होगा 3,500 तो बहुत कम है। अगर आपका सैलरी, आपका इनकम अगर 12 लाख से ज्यादा हो जा रहा है, 12 लाख 3,500 हो जा रहा है, तो भाई 3,500 अगर मिल गया डिडक्शन तो 12 लाख से नीचे आ गया, 12 लाख तक आ गया, 12 लाख तक आ गया तो आपका इनकम हो गया नील, सॉरी टैक्स लायबिलिटी हो गया नील। तो टैक्स लायबिलिटी आपका नील हो गया। अगर आप 3,500 नहीं मिलता डिडक्शन तो फिर आपको टैक्स देना पड़ता। तो ये टैक्स जो है इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग 3,500 काफी ये बेनिफिट है। और इसके अलावा आपका ग्रेच्युटी अप टू 20 लाख, अगर आप ग्रेच्युटी आप रिटायरमेंट होने के बाद ग्रेच्युटी लेते हैं या आप किसी सुपर एनुएशन में के बाद ग्रेच्युटी आपको मिलता है, जो भी ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर जो क्राइटेरिया है आपको मिलता है, तो आप टू 20 लाख तक आपको डिडक्शन मिलेगा। इसके अलावा मैच्योरिटी अमाउंट ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस, आप लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करके रखें, लाइफ इंश्योरेंस सम एश्योर्ड है और उसके बाद आपको एक मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है, तो वो भी आपको जो है डिडक्शन मिलेगा। इनकम फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस, आपके लाइफ इंश्योरेंस जो किए हुए हैं तो सम एश्योर्ड में आपको जब मैच्योर्ड होने के समय मिलेगा वो तो है ही, लेकिन इन द मीन टाइम मान लीजिए आपको कोई स्पेशल इंटरेस्ट मिला, बेनिफिट मिला, इनकम मिला, जैसे मनी बैक पॉलिसी होता है कि 4 साल के बाद एक अमाउंट आपको मिलेगा, फिर 4 साल के बाद मिलेगा। तो ये ऐसे सिचुएशंस में जो इनकम फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस होता है वो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। इसके अलावा एग्रीकल्चर, फार्मिंग, लीव इनकैशमेंट और डिडक्शंस ऑफ द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल के अंदर जो डिडक्शंस है, सेक्शंस हम लोग जो पढ़े थे 54 सीरीज में, तो वो सारी चीज जो है पीपीएफ एंड सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना में, इसके अलावा गिफ्ट अप टू 50,000। तो ये आज हम लोग मिल डिस्कस किए कि डिडक्शंस, प्लानिंग फॉर द डिडक्शन, आपके अगर इनकम 12 लाख से ज्यादा हो फिर भी अगर इन सब डिडक्शंस की आप प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो आप हो सकता है कि 20, 30, 40 लाख तक का जो है आपको एक्सेस जो इनकम है उतने तक के इनकम को आप जो है प्लानिंग करके आप टैक्स जो है मिनिमाइज कर सकते हैं, कम से कम टैक्स दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।